कि मेरे से छोटी बहन की शादी हो रही है। मैंने जॉब के लिए मैंने शादी नहीं की ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश की सेवा कर सकूं। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने लोगों को देखा, यार मेरी प्रॉब्लम तो इनके सामने बहुत छोटी है। घर में मैं पहली लड़की हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में मैं पहली लड़की थी। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो ख़ानदान की पहली लड़की थी मैं जो जाती पैरामिलिट्री फोर्स में। मुझे देख के, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर भी आज तक कोई पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं है, ना लड़का ना लड़की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, नारी सशक्तिकरण करो। अभी 8 मार्च आएगा, 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस। 8 मार्च को भी जब बात आएगी महिलाओं की, बस उन्हीं महिलाओं को आगे किया जाएगा जो सशक्त है, जो स्टेज पे खड़ी होगी वही बोलेंगे ये प्राइम मिनिस्टर थी, ये प्रधानमंत्री थी, ये किरण बेदी थी। ऐसी मतलब कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, हाँ पहले से जो मजबूत है, पहले से जो सशक्त है, उन्हीं को स्टेज पे शामिल किया जाता है। भाई हम लोग को दिखाओ ना, हम लोग भी तो रोड पे हैं। तो वहीं 50 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है और 93 नंबर वाले यहाँ हमारे बीच में रोड पे बैठे रहते हैं, भर्ती निकालते हैं। इसको रद्द किया जाए, स्टेट वाइज भर्ती ना निकाल कर केंद्र की भर्ती निकाला जाए ताकि सबका समान नंबर हो और समान नंबर पे सबको मेरिट मिले। क्योंकि एक सपना देखी थी कि एनसीसी करके पैरामिलिट्री फोर्स में जाऊँ या आर्मी में जाऊँ, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ मैंने इसके पहले भी और भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन हर बार मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और सारे लोग आए हैं, प्रदेशों के नाम कब पड़ जाएंगे, यहाँ ऐसी ऐसी जगह से कैंडिडेट आए हैं। सभी लोग इतने डिमोटिवेट हो गए हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से तो प्रताड़ित है ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बेकार होगा। पीढ़ी जो है खुदकुशी करने पे आतुर है। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में एसएससी कार्यालय के बाहर यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसके पास मौजूद हैं और एसएससी जीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट तमाम कैंडिडेट जो है पिछले कई दिनों से दिल्ली में इकट्ठे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया था और उससे पहले गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे। आज जो है तमाम कैंडिडेट जो है वो यहाँ एसएससी के ऑफिस के बाहर आए हैं। मेरे साथ में कुछ कैंडिडेट हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप और अपने बारे में बताइए। आज जो यहाँ आई हैं उसके बारे में बताइए। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम मेघा डहरवाल है। मैं 2018 में एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें मैंने फिज़िकल, मेडिकल और लिखित एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करी। फिर भी हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 3 बार मेरिट लिस्ट आई, तीनों बार मेरिट लिस्ट जब आई हर बार 2-2 नंबर बढ़ाए गए, लेकिन जब लास्ट में मेरिट लिस्ट आई तो 10 से 15 नंबर हर स्टेट से बढ़ाए गए, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी थे वो भी बाहर हो गए। आज जब यहाँ आप लोग आए हैं तो यहाँ आने का क्या पर्पज़ है? बस हमारा यही पर्पस है कि हम एसएससी जो अधिकारी है उनसे बात करने आए हैं कि वे हमें आगे जो एसएससी की कार्य योजना है कि जो हम लोग मेडिकल फिट स्टूडेंट है, हम लोग योग्य है, तो सरकार हमें जो दूसरी लिस्ट है उसको प्रोविज़न कराए, हमें दूसरी लिस्ट लाके हमारा भी नाम मेरिट लिस्ट में शामिल करे, क्योंकि हम लोग भी योग्य है। और 3 साल से इस भर्ती को हो गया, प्रक्रिया चल रही है। 3 साल से हम लोग मेहनत किए हुए हैं, सभी ने मेहनत की बराबर, लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण, कंप्यूटर की गलतियों के कारण बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो रही है कि युवा पीढ़ी जो है खुदकुशी करने पे आतुर है। सभी लोग इतने डिमोटिवेट हो गए हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से तो प्रताड़ित है ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियां बेकार हो गई है देश की। तो बस एसएससी से यही गुजारिश है, यही विनम्र निवेदन है कि वो सेकंड लिस्ट लाए और हम योग्य उम्मीदवारों को सेकंड लिस्ट में शामिल किया जाए। आपने एसएससी में किसी अधिकारी से कोई लिखित में ज्ञापन दिया है, कोई बातचीत आपकी हुई है? यहाँ पर हम लोग के द्वारा जो लीडर बनाए गए थे, सब लोगों ने मिलकर एक एप्लीकेशन लिखे थे इसके पहले एसएससी आवर प्रबंधक को, तो उनसे बात भी हुई थी कि हम लोग आपके लिए सेकंड लिस्ट लाने का कुछ प्रावधान करेंगे, लेकिन उन लोग का भी कहना है कि जब तक सरकार नहीं बोलती, सरकार नहीं चाहती, तब तक सेकंड लिस्ट वो भी नहीं ला सकते। आप लोग कब दिल्ली में आए थे और ये जो आप अपने इशू को लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हम लोग 14 फरवरी से यहाँ दिल्ली में तो पहले से आ गए थे, लेकिन 14 फरवरी से प्रोटेस्ट यहाँ पर दिल्ली में हमारा जारी है और 14 फरवरी से ही हम लोग जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ हमें लगता है कि जहाँ जाके हमारी सुनवाई हो सकती है, जहाँ हमारी बात सरकार तक पहुँच सकती है, वहाँ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 500 लोग हैं जो दिल्ली में आए हैं, जिसकी जैसी सुविधा है। कुछ लोग गुरुद्वारे में रुके हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव के यहाँ हैं,
कुछ लोग रोडों पर सो रहे हैं। आपने बताया आप मध्य प्रदेश से हैं और भी दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, कहाँ हाँ, यहाँ पर सभी स्टेटों से लोग आए हैं। कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई पंजाब से है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग आए हैं। प्रदेशों के नाम कब पड़ जाएंगे, यहाँ ऐसी ऐसी जगह से कैंडिडेट आए हैं। कितना समय हो गया आप लोगों को तैयारी करते हुए? तैयारी तो सर हम जब से 18 पार किए थे तब से तैयारी कर रहे हैं। मैं एनसीसी की भी स्टूडेंट हूँ, तो हमको 3 साल एनसीसी में भी सिखाया जाता है कि फोर्स में कैसे रहना है। हम लोग को बोले तो एक आधी मिलिट्री हमारी एनसीसी के दौरान हो जाती है। तब से मैंने एक सपना देखी थी कि एनसीसी करके पैरामिलिट्री फोर्स में जाऊँ या आर्मी में जाऊँ, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ मैंने इसके पहले भी और भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन हर बार मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और मेरिट से बाहर आने के बाद एक जो सपना होता है युवाओं का देश से रक्षा करने का, देश सेवा करने का, वो टूट जाता है। मेरिट लिस्ट से बाहर करने का आप किसे दोषी मानती हैं, इस सिस्टम को, या आपकी कुछ कमी रही है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर, मेरिट लिस्ट से बाहर होने का हम खुद को दोषी नहीं मानते, क्योंकि 3 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। 3 साल से उस इंसान ने भी उतनी ही मेहनत किया है जिसने कम नंबर लाके मेरिट लिस्ट में शामिल हुआ है, क्योंकि हमसे कम नंबर वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इसके लिए सरासर जिम्मेदार सिस्टम है, जो मतलब केंद्र की भर्ती होती है, स्टेट वाइज जो भर्ती निकालते हैं, इसको रद्द किया जाए। स्टेट वाइज भर्ती ना निकाल कर केंद्र की भर्ती निकाला जाए, ताकि सबका समान नंबर हो और समान नंबर पे सबको मेरिट मिले। क्योंकि कई स्टेट से ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि 93 नंबर का बंदा बाहर है और 30 नंबर के अंदर है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 30 नंबर वालों को आप मेरिट में शामिल कर रहे हो और 93 नंबर वाला बाहर है। ये गलत नीति है सर। और कैटेगरी तो सबसे मतलब केंद्र में कैटेगरी हटा देना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद बोलती है कि जो योग्य होगा, योग्य उम्मीदवार होगा, उसे भर्ती दी जाएगी। लेकिन जब हमारी फाइनल रिजल्ट की बात आती है तो वहीं 50 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है और 93 नंबर वाले यहाँ हमारे बीच में रोड पे बैठे रहते हैं। तमाम युवा सोशल मीडिया के ज़रिए भी मोदी जी से रोज़गार की मांग कर रहे हैं और तमाम लोग बेरोज़गार हैं। आप लोग भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, और अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है फिर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या परेशानी आपकी लाइफ में? थोड़ा सा चुनौती तो मैं जहाँ तक मैंने देखी हूँ कि मैं पहले सोचती थी कि मैं सबसे ज़्यादा मजबूर मैं ही हूँ यहाँ पर, कि मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, घर वाले शादी करा देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे से छोटी बहन की शादी हो रही है। मैंने जॉब के लिए मैंने शादी नहीं की ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूँ, देश की सेवा कर सकूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने लोगों को देखा, यार मेरी प्रॉब्लम तो इनके सामने बहुत छोटी है, मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम वाले यहाँ पर आए हैं। और मैं सोचती थी कि नहीं, इंसान एक मैं ही अकेली हूँ जिसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। जब यहाँ लोगों की प्रॉब्लम देखी तो मेरे को लगा कि मेरी प्रॉब्लम तो इनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि कई लड़के लोग ऐसे हैं जो घर में कमाने वाले अकेले हैं। मैं तो लड़की हूँ, आगे चल के घर वाले शादी कर देंगे, दूसरों के साथ सेटल हो जाऊँगी। लेकिन जहाँ तक लड़कों की बारी है, लड़के लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन लोग को परिवार संभालना है, घर संभालना है, अपने भाई बहन को संभालना है और शादी होने के बाद बीवी को भी संभालना है। तो ये बहुत गलत होता है कि योग्य होते हुए भी ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी एक कैटेगरी के कारण मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सही बात है, लेकिन लड़कियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में प्रतिशतात्मक समाज है जहाँ पर लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आपके फैमिली वालों ने आपको पढ़ाया, ये बहुत अच्छी बात है, और इतनी तैयारी करने के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद होगा लाइफ। सर, हम लोग घर में मैं पहली लड़की हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में मैं पहली लड़की थी। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो खानदान की पहली लड़की थी मैं जो जाती पैरामिलिट्री फोर्स में। मेरे से 2 छोटी बहनें, हम लोग 3 बहनें, 2 छोटी बहनें। अगर मेरा पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन होता तो मेरे दोनों बहनों का भविष्य सुधर सकता था। मैं उनको अच्छी पढ़ाई कराती, क्योंकि पापा भी मजदूरी करते हैं। तो इतना परिवार में कि मैं तो पढ़ ली, लेकिन छोटी बहनों के लिए अच्छे भविष्य के लिए मुझे सबल मतलब प्रबल नारी बनना था, ताकि मैं देश की रक्षा तो करूं, लेकिन परिवार का भी बनती, छोटी बहनों को हौसला मिलता, फैमिली वालों को भी हौसला मिलता कि हमारी बड़ी बेटी कामयाब हुई, इसलिए छोटी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि
मुझे देख के, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर भी आज तक कोई पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं है, ना लड़का ना लड़की, क्योंकि मैं बालाघाट में जिस क्षेत्र से आई हूँ वो इतना निचला स्तर का क्षेत्र है कि वहाँ से कोई पढ़कर इतना आगे, और आज दिल्ली में मैं खड़ी हूँ तो कोई आज तक नहीं गया ऐसे। सरकारें नारे लगाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। आप युवा हैं, देख रही हैं देश दुनिया की परिस्थितियों को, स्थिति को, किस तरह का नज़रिया है इस वक्त चीज़ों को लेकर के आपका? मेरा तो बस यही नज़रिया है कि सरकार बस अपने भाषणों में ये नारे लगा सकती है, भाषण तक ये नारा सीमित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, नारी सशक्तिकरण करो। अभी 8 मार्च आएगा, 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस। 8 मार्च को भी जब बात आएगी महिलाओं की, बस उन्हीं महिलाओं को आगे किया जाएगा जो सशक्त है, जो स्टेज पे खड़ी होगी वही बोलेंगे ये प्राइम मिनिस्टर थी, ये प्रधानमंत्री थी, ये किरण बेदी थी। ऐसी मतलब कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, हाँ, पहले से जो मजबूत है, पहले से जो सशक्त है, उन्हीं को स्टेज पे शामिल किया जाता है। भाई हम लोग को दिखाओ ना, हम लोग भी तो रोड पे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पे बैठाओ, यही अब सरकार का नारा लग रहा है मुझे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ लिख कर अपना हक मांगे तो बेटी को रोड पे बैठाओ।